Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for the 22 July 2020. So let's start the session. Our first news is related to हाँ, ये अभी क्या हुआ कि अभी हमने यूएस के साथ एक डील हम साइन करने वाले थे। तो इसको हमने कह दिया है कि हम इसको लिमिटेड ट्रेड डील साइन करेंगे। लिमिटेड ट्रेड डील अभी मतलब बातचीत चल रही है, अभी ऐसी कोई साइन हुई नहीं है। तो हमारे पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं और ये अमेरिका की साइड से थे, जो अभी इंडिया की आइडिया सबमिट हो रही थी। उसमें ये बोला गया है कि हम इंडिया और यूएस के बीच में लिमिटेड ट्रेड डील करेंगे। लिमिटेड नाम से आपको जैसे समझ आ रहा है कि जैसे लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज में होगी, लिमिटेड होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और ये भी बोला गया है कि हम इन फ्यूचर में एक कॉम्प्रहेंसिव डील करेंगे, फ्यूचर में एक कॉम्प्रहेंसिव डील करेंगे और प्रेफरेंशियल ट्रेड भी कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड या फ्री ट्रेड जैसे बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब बोला है कि हम फ्यूचर में करेंगे। अभी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है, अभी बस ये हुआ है, आपको ये याद रखना है, लिमिटेड ट्रेड डील की बात हुई है विद यूएस, और कुछ नहीं। इसमें मैं पुरानी हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि जीएसपी क्या होता है, क्योंकि जीएसपी आप इस न्यूज़ में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। तो जीएसपी क्या है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है। ये यूएस का ट्रेड प्रोग्राम है। आप पहली चीज़ तो याद रखिएगा, यूएस का ट्रेड प्रोग्राम था जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देता था यूएस, ताकि ड्यूटी फ्री एंट्री हो जाए। मतलब जैसे हमारा कोई सामान जा रहा है, अगर इंडिया से कोई सामान जा रहा है यूएस में, तो यूएस उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाता ही नहीं था, तो वो सामान हमारा अच्छा बिकता था, कॉम्पिटिटिवनेस हो जाती थी सामान की। तो प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री होता था। कितने आइटम? कम से कम 4800 आइटम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड टेरिटरीज। तो इससे क्या होता था, हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता था इनडायरेक्टली, क्योंकि वहाँ ड्यूटी नहीं लगती थी। और कुछ जो इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम होती थी, रिडक्शन या किसी किसी पे बिल्कुल ही नहीं होती थी। जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी, मतलब यूएस से कुछ मंगा रहे हैं आइटम, तो यूएस भी कभी कभी बहुत आइटमों पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता था, तो वो आइटम भी यहाँ सस्ते हो जाते थे। तो इम्पोर्टर को भी फायदा हो रहा था, एक्सपोर्टर को भी इससे फायदा हो रहा था। लेकिन यूएस ने विड्रॉ कर लिया था पिछले साल। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, जीएसपी अब इंडिया को नहीं दे रहा है यूएस। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जीएसपी क्या चीज़ है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इंडिया को विड्रॉ कर दिया है यूएस, आपको याद रखना है। और ये अभी लिमिटेड ट्रेड डील साइन हुई है विद यूएस, बस इतना ध्यान रखना है। और इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसपी। जो न्यूज़ रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा जीएसपी कितना इंपॉर्टेंट है। अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। अगर ड्रॉबैक आता है कि इंडिया अमेरिका के रिलेशन में क्या फ़र्क आया, तो इंडिया को फिर से कोशिश करनी चाहिए कि वो जीएसपी में किसी तरह अपनी हासिल कर ले जगह। तो बस ये लिखना है इसमें। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये मैं आपको वीक पहले भी बता चुका हूँ कि सीरो सर्वे हो रहा था। सीरो सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएपीएफ, क्योंकि ऐसे सर्वे वो पूछ लेता है व्हाट इज सीरो सर्वे रिलेटेड। तो ये कौन कर रहा था? एक तो एनसीडीसी कर रहा था, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये कर रहा था, प्लस दिल्ली गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। ब्लड सैंपल, पहली बात है क्या है, ये कोविड के लिए, कोविड के हो रहा था, कोविड के सिचुएशन में। कोविड में तो हमारे ब्लड सैंपल नहीं होते, कोविड में हमारे नोज के सैंपल होते हैं या माउथ के, थ्रोट के सैंपल होते हैं, थ्रोट के सैंपल होते हैं। लेकिन सीरो सर्वे में ब्लड सैंपल कलेक्ट हो रहा था, ताकि हम किसी जितने लोग हैं उनकी हम इम्यूनिटी पावर चेक कर सकें कि इनमें कितनी इम्यूनिटी है, तो कौन सा एंटीबॉडी है जो इनसे लड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आईजीजी एंटीबॉडी, ऐसे ही लिखा जाएगा, आई स्मॉल जी कैपिटल जी। ये एक एंटीबॉडी है जो लड़ता है कोविड 19 से। कोविड 19 से यही है एंटीबॉडी जो लड़ता है, आईजीजी। आपको यही ध्यान रखना है, स्पेशल मैंने लिखा है इसीलिए। और ये सबसे बड़ा सीरो सर्वे था, जैसे आपको मैंने बताया। इसमें टेस्टिंग किस टेस्टिंग से हो रहा था, तो एलिसा टेस्टिंग, एलिसा। जो सीरो सर्वे हुआ है उसमें कौन सी टेस्टिंग का यूज हुआ है? एलिसा। जो कोविड में उसमें कौन सी यूज होती है? एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, आरएटी जिसे बोलते हैं, आरएटी, या फिर दूसरी जो होती है आरटीपीसीआर होती है, जो लैब के अंदर होती है। दोनों चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। रैपिड एंटीजन टेस्ट तो आधे घंटे में हो जाता है, आरटीपीसीआर को 1-2 दिन लेते हैं, जो लैब में होता है। मैं आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दिया हूँ। और जो ये वाली जो सीरो सर्वे हो रहा है, इसमें एलिसा टेस्टिंग हो रही है। एलिसा टेस्टिंग आपको याद रखना पड़ेगा, एक एंटीबॉडी का याद रखना पड़ेगा। और ये जो टेस्ट है कोई डायग्नोस्टिक टेस्टिंग नहीं है। ये जो टेस्ट हो रहा है सीरो सर्वे में, एलिसा टेस्टिंग, ये नहीं बताता कि आपको कोरोना है कि या नहीं है। ये बस इतना बताता है कि आपको पहले SARS-CoV-2, क्योंकि आपको पता है जो कोरोना है ये इस केमिकल की बीमारी है, SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 ये पहली बार नहीं है कि ये वाला जो SARS-CoV-2 वाला रिएक्शन है हो रहा हो। ये 2002-2003 में भी ऐसा ही पाया गया था, तो पहली बार नहीं है। इस बार तो इसका नाम कोरोना उन्होंने स्पेशल रख दिया है, क्योंकि कोरोना में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस वायरस का भी म्यूटेशन हो रहा था, वायरस का नाम था। तो ये जो एलिसा टेस्टिंग है, ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग नहीं है, ये केवल इम्यूनिटी पावर बताता है कि आपको, इम्यूनिटी बताता है कि आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी है। और दूसरा ये भी बताता है कि आपको पहले ये वाले वायरस से कुछ इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं।
तो बस ये दो चीज़ बताया, तो इतना जानना जरूरी नहीं है, बस ये जान सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, एलिसा टेस्टिंग यूज होती है सीरो सर्वे में, कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीजी एंटीबॉडी, इसमें ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, कौन कर रहा है, बस इतना जानिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये स्मोक टावर, ये भी पिछले साल का बोला गया है, स्मोक टावर को बोला था कि स्मोक टावर लगाएंगे, तो हम पहले जान लेते हैं स्मोक टावर क्या, फिर मैं ये न्यूज़ थोड़ी सी बता दूंगा। तो स्मोक टावर ऐसा होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये एयर पॉल्यूशन के लिए होता है, एयर पॉल्यूशन जो होती है तो उसको फिल्टर करने के लिए, जितना हमारा पॉल्यूशन है वो सब फिल्टर हो जाए। तो स्टार्टिंग हुई थी चाइना से, चाइना ने इसको बनाया था, लेकिन इंडिया में भी लगाने गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसको क्या कहते हैं दिल्ली में लगाएंगे बहुत सारी जगह, लेकिन अभी तक वही इंस्टॉलेशन जो करना था स्मोक टावर वो डिले हो गया है, अभी एक ही लग पाया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भैया डिले क्यों हो गया। तो हम बताए इसमें क्या होता है, ये तो मैंने बता ही दिया कितना बड़ा होता है, 20 to 25 मीटर। तो बस आपको ये ध्यान रखना है स्मोक टावर कहाँ है, ये दिल्ली में सेटअप हुआ है अभी फिलहाल हमारा, और ये एयर पॉल्यूशन के लिए होता है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्योंकि जितनी बाहर से हार्मफुल गैसेज आ रही हैं, डस्ट आ रही है, उनको इकट्ठा कर लेता है, इतना बड़ा टावर होता है, और उनको नीचे फिल्टर करके रख देता है। इसमें बहुत सारी फिल्ट्रेशन टेक्निक फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से वो फिल्टर हो जाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, चाइना में लगाने वाला था स्मोक टावर, किसके लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए, इसमें और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ अब ये कल मैंने आपको एक गलती हो गई, क्योंकि इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो मैंने सोचा ये न्यूज़ आपको अच्छे से दोबारा बता दीजिए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ मैंने आपको 86 बता दिया था कल, जबकि ये 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे एक दो कि सर आपने ऐसा बता दिया वैसा बता दिया, तो हाँ हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। मैं आपको फिर से, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मैं उसकी अपनी गलती मानता हूँ और मैं फिर से उसे रेक्टिफाई करके बताऊंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या होने वाला है कि CPWD बोल रहा था कि हम नया पार्लियामेंट बनाएंगे फॉर 2026। इसके लिए क्यों बनाएंगे, क्योंकि फ्रीज कर दी थी सीट्स, जो लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उनकी सीट्स जो है वो फ्रीज कर दी थी बाय 2026। ये तो मैंने आपको बताया 2020 किस अमेंडमेंट से हुआ है, बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 84 से हुआ है, 86 से नहीं हुआ है। 86 तो किससे रिलेटेड है, 86 तो एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, आपको मैं बताऊंगा कि ये फंडामेंटल राइट्स भी है, ये DPSP भी है, और ये FD भी है। आप चेक करिएगा एक बार घर जाके, ये मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। और सही बता रहा हूँ तो आप कमेंट्स में बताइएगा, गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर इसका आपको कल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है, जो राइट टू एजुकेशन वाली बात है। तो अभी हम बता देते हैं कि हमारी, हाँ ये 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये तो मैंने बता दिया 2026 तक रहेगा। और बहुत लोग बोल रहे थे कि सर रिजर्वेशन जो सीट्स होती हैं सुप्रीम को SC और ST की, वो 2020 तक, मैंने कल आपको बताई थी मैं, 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का यहाँ तक फिक्स कर रखी है। लेकिन अब ये 126, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये बढ़ा दी गई हैं, जो रिजर्वेशन मिल रहा था SC ST को, वो 2020 तक मिलना था, मैं आपको 2020 तक मिलना था, किस अमेंडमेंट से, 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसको बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए, 2030 तक के लिए, 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। अभी मेरे को ये नहीं पता, आप मुझे बताइएगा कि ये एक्ट बन गया है कि नहीं। ये बिल तो पास हो गया पार्लियामेंट से, 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैंने यहाँ बिल ही लिखा है। इसने क्या करा था, इसने 10 साल और बढ़ा दिया है जो रिजर्वेशन मिलता है SC ST को 2030 तक। लेकिन अभी ये नहीं कर पता, आप मुझे बताइएगा कि एक्ट बन गया है कि नहीं। अगर कोई बिल एक्ट नहीं बनता तो उसको नहीं माना जाएगा, पहली बात तो ये है, अगर बिल को एक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये चीज का और जिक्र है कि इसमें नॉमिनेशन जो होता था एंग्लो इंडियंस का, जो एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन आप बताएंगे लोकसभा में कितना होता था, तो वो अब नहीं होगा। इसमें ऐसा बिल में कहा गया है। आप मुझे बताएंगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस कितने होते थे और कौन नॉमिनेट करता था, चलिए आप ये मेरे को दोनों चीज बताएंगे बस। तो इसमें दो तीन चीज जान लीजिए, एक तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसने 2026 तक फ्रीज कर रखी है हमारी लोकसभा की सीट्स, एक 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसने 2020 तक SC ST की सीट्स रिजर्व कर रखी थी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिलेगा लोकसभा में SC ST को बाय 2020। और आप ये 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी याद रख सकते हैं। अगर एक्ट भी बन गया है तो इसमें यह बताया गया है कि 2030 तक हमने SC ST को रिजर्वेशन देंगे, अब 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। और इसमें एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियन का, उसका खत्म कर दिया है, किसमें, 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या एक्ट, जो भी आप देख के मुझे बताएंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये मैं आपको 2-3 दिन पहले बता रहा था कि IMD बोल रहा है कि इस बार हमारी 14% एक्स्ट्रा रेनफॉल हो रही है। ये तो मैं आपको 2-3 दिन बता रहा था, लेकिन अभी दोबारा IMD बोला कि डेफिशिएंट रेनफॉल हुई है इन 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हुई है, तो बहुत बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है इन 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसलिए मैंने न्यूज़ कवर करी। तो नहीं, डेफिसिट हुई है रेनफॉल 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कम हुई है। तो कौन कौन से 3 है, एक तो है मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, MMN, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। आप याद रखिएगा इन तीनों में डेफिशिएंट हुई है, कम हुई है जितनी होनी चाहिए थी।
तो ये किसने बताया भाई? आईएमडी। आईएमडी क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। आईएमडी की सबसे पहले मिनिस्ट्री, बहुत ही गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए वाली, इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए। आईएमडी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं कि सर ये गलत हो गया। तो इसका काम क्या है? प्रिंसिपल एजेंसी। इसका 3 काम है, एक तो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करता है, एक वेदर फोरकास्ट करता है, तीसरा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होता है? अर्थक्वेक से रिलेटेड चीज़ है, आपने पढ़ा होगा सिस्मोग्राफ करके। सिस्मोग्राफ पढ़ा है कि नहीं? जो अर्थक्वेक को मेजर करती है सिस्मोग्राफ मशीन है। तो इस सिस्मोलॉजी के रिलेटेड भी बात करता है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन भी करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है। कौन? आईएमडी। अच्छा, अर्थक्वेक में 2 होते हैं स्केल, एक मैग्नीट्यूड और स्केल होता है, एक इंटेंसिटी स्केल होता है। मैग्नीट्यूड में कौन सा होता है? रिचर स्केल। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। इंटेंसिटी स्केल कौन सा होता है? मरकाली स्केल। ये मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ, आपका रिवीजन हो जाए। ये अर्थक्वेक के 2 नापने के तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, एक इंटेंसिटी के बेसिस पे। ठीक है, इंटेंसिटी में होता है कितना डैमेज हो रहा है। तो ये आईएमडी तो मैंने आपको बता दिया। इसकी 2 सब्सिडरी कौन सी हैं? रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो चेन्नई में है, और आईआईटीएम। ये आईआईटीएम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। कहाँ पर है? पुणे में। यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आईआईटीएम पुणे। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। तो बस आपको इतना ही इसमें जानना है। देखिए, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसीलिए देता हूँ क्योंकि मुझे सडनली ध्यान आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई होती है, और वह जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वही इंपॉर्टेंट है। ये और ध्यान रखिएगा। अब ये जैसे मैग्नीट्यूड स्केल, इंटेंसिटी स्केल, तो यही क्वेश्चंस में आता है। कोई बाहर से इस रिचर स्केल में एक और बता दें, 0 से 10 के बीच में होता है, ये 1 से 12 के बीच में होता है जो मरकाली स्केल। तो यही इन्फॉर्मेशन होती है। ये सब एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन है। मैं ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, एनसीईआरटी। और अगर आपको सीएपीएफ, सीडीएस या कोई भी डिफेंस एग्जाम क्लियर करना है, आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको एनसीईआरटी बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी आपको बाय हार्ट नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आपके 30 से 40 नंबर कम हो गए। तो आज भी अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो अगर उसकी एनसीईआरटी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पहले एनसीईआरटी क्लियर करो। स्पेशली जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, वो तो मतलब आप मान लीजिए गुरु है। 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बिना तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ एनसीईआरटी ज़्यादा रीड करिए। अगर कोई तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, यहाँ तक कि सिविल सर्विस की कर रहा है, तो उसको भी एनसीईआरटी मस्ट है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये हमारे एमपी के गवर्नर थे, तो लालजी टंडन ये पासेज अवे हो गए हैं, तो इनको रेस्ट इन पीस। तो बस इतना ही ध्यान रखना था। पर्सन इन न्यूज़ में मैंने ये इन्फॉर्मेशन बता दी। वैसे पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ लें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लालजी टंडन कौन थे? एमपी के प्रेजेंटली गवर्नर थे। ये 3 टाइम एमएलए भी रह चुके हैं और एक बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं फ्रॉम लखनऊ इन 2009। बस इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ याद नहीं रखना है कि रिसेंटली जो लालजी टंडन है जो एमपी के गवर्नर है वो नहीं रहे। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये आप लोग, मैं बोलूँगा कि N95 मास्क को यूज़ ना करें, प्लीज़ सादा मास्क यूज़ करें जो ट्रिपल लेयर मास्क होता है। नॉर्मल एक ट्रिपल लेयर मास्क आते हैं, अगर किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे प्लीज़ वही यूज़ करिएगा, N95 नहीं, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री बोल रहा है कि ये सेफ़ नहीं है। तो मैं ये आपके लिए न्यूज़ डाल दिया था। मैं आपको बता देता हूँ N95 की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो N स्टैंड्स होता है फॉर नॉन ऑयल, मतलब इसमें से कोई भी ऑयली चीज़ नहीं जानी चाहिए। जो नॉन ऑयल है ना, उसी के लिए ये कारगर है। दिस मास्क इज ओनली यूज फॉर नॉन ऑयली थिंग्स। अगर ऑयली थिंग्स होंगी तो ये मास्क काम नहीं करेगा। और 95 का मतलब क्या है कि इसमें 95% जो एयर है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स फिल्टर हो जाते हैं। 95% पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम दिस मास्क। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे सर प्लीज़ स्पीक इंग्लिश में बोलिए, तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेजोरिटी लोग हिंदी हैं। जो लोग इंग्लिश पढ़ते लिखते भी हैं वो भी हिंदी समझ लेते हैं, और मेजॉरिटी इंडियन जो है वो हिंदी ज़्यादा अच्छा समझ पाती है और कनेक्ट कर पाती है। इसलिए मैं इंग्लिश में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँ। सो बस इसमें यही जानना ज़रूरी है। N95 प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बस वो लिख देगा ये मनोदर्पण। आपको लगेगा कि ये कोई हिस्ट्री की कोई किताब का नाम है। एक और है ना, दर्पण करके किताब है जो किसने लिखी है आप मेरे को बताएं। मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो एक मनोदर्पण है, ये किसने रिलीज करी है? HRD ने रिलीज करी है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने। इसका काम क्या है? प्लेटफॉर्म है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करेगा किसको? स्टूडेंट्स को, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सबको, ताकि उनका इसमें क्या होंगे, मनोदर्पण में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होंगे, बहुत सारे काउंसलर होंगे, तो बच्चे या कॉलेज के स्टूडेंट्स इनको कॉल कर सकते हैं और अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं।
मेंटल हेल्थ के लिए बनाई गई है। तो बस आपको ये ध्यान रखनी है मनोदर्पण क्या है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने बनाई है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ताकि बच्चों का मेंटल हेल्थ सही रखा जा सके, उनका स्ट्रेस कम किया जा सके, बच्चों का स्टूडेंट का जो स्ट्रेस है, उनका एंजाइटी है, उसको कम करने के लिए इसमें बहुत सारे काउंसलर बैठे हैं, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट बैठे हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि मनोदर्पण रिलेटेड टू बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए, आप चाहे तो आप भी कॉल करिएगा अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो प्लीज़। और क्या कहते हैं, मनोदर्पण जो है मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो बस आपको ये याद रखना है। मैं देखिए बहुत सारी न्यूज़ होती है, मैं आपको केवल वही न्यूज़ बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आएगी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है लेकिन मैं सारी कवर इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बाकी न्यूज़ आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। आज एडिटोरियल, बहुत लोग मेरे को बोलेंगे सर आपने एडिटोरियल डिस्कस नहीं करे, तो एडिटोरियल आज चाइना से रिलेटेड आया। अब चाइना से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको इतना सारा बता चुका हूं, तो आपको आंसर लिखना है 300 वर्ड्स 200 वर्ड्स, तो उसके लिए मैं आपको दोबारा से एडिटोरियल क्यों बताऊं। फिर आपको आंसर वही लिमिटेड लिखना है। अगर आप लिमिटेड रिसोर्स रखेंगे तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो इंडिया चाइना पे आया था, फिर कोरोना पे आया था, तो मैं आपको रोज अब कोरोना के बारे में वही कि दवाइयों के बारे में आया, तो मैं आपको ऑलरेडी दवाइयों के बारे में बताऊं। लेकिन अगर ये कल भी आएगा, 2-3 दिन आएगा, तो फिर मैं कोरोना के बारे में फिर से आपको बताऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर एडिटोरियल कवर क्यों नहीं कर रहे हैं। कल मैंने करा था, देखिए एडिटोरियल अच्छा था तो मैंने कवर करा था। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, राणा कपूर बेल प्ली रिजेक्टेड। तो हमें इन्हें नहीं जानना कौन है ये। इसमें एक था एक्ट पीएमएलए। तो पीएमएलए एक्ट क्या चीज है, तो ईडी का एक्ट है। ईडी इसको देखती है, ईडी देखती है। ईडी दो एक्ट को देखती है, एक तो फेमा FEMA फेमा, और एक होती है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ फेमा। फेमा कब का एक्ट है, 1999 का एक्ट है, और पीएमएल एक्ट है 2002 का। ईडी का काम क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जितने भी इकोनॉमिक मैटर्स हैं और उसमें कोई गड़बड़ी हुई है उस काम को ये देखती है ईडी। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। तो ये राणा कपूर का ही यस बैंक से रिलेटेड मामला था कुछ, तो जिसमें क्या कहते हैं हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वाला जो मामला है, DHFL वाला जो है, तो उसमें इनकी बेल रिजेक्ट हो गई। हमें इतना नहीं जानना, हमें बस याद रखना है ईडी क्या है। ईडी का काम क्या है, इकोनॉमिक केसेस देखती है जिनमें अगर कोई फ्रॉड हुआ होता है। इसमें दो एक्ट हैं, आपको दो एक्ट आप रट लीजिए, फेमा और पीएमएलए। कब कब के एक्ट हैं ये, और क्या मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, ईडी किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये वल्नरेबल ग्रुप पिटीशन ग्लोबल फंड। हमें अभी क्या हुआ है कि जितने हमारे पैंडेमिक जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो ट्रांस पर्सन, गे हैं, बाइसेक्सुअल मेंस हैं, और जितने ड्रग्स यूज़र हैं, जितने HIV एड्स से ग्रसित पेशेंट्स हैं, उन्होंने बोला प्लीज़ हमें कोई एड प्रोवाइड करिए क्योंकि इस टाइम पे हमारे कोई जॉब नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें कुछ पैसा दें, हमारी मदद करें। तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिक्र हुआ था, GFATM। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। इसको हम ग्लोबल फंड भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर में आ गया है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन में बस यही आएगा, GFATM ये क्या है, बस ये आएगा। तो ये फाइट करने के लिए ग्लोबल फंडेड फॉर एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया। तो ये पार्टनरशिप किस किस के बीच में, इस गवर्नमेंट भी होती है, इसमें सिविल सोसाइटी भी होती है, इसमें प्राइवेट भी होते हैं। तो ये ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तीनों की ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्राइवेट लोग भी हैं। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, जेनीवा जो स्विट्जरलैंड में है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीन चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ वही लिखता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाएंगे, तीनों पॉइंट होंगे एग्जाम में, और उसमें 1 2 3 1 2 2 ऑल ऐसे करके ऑप्शन होगा। तो आपको बस ये याद रखना है, तीन ऑप्शन है, यही क्वेश्चन में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब एड्स, TB, मलेरिया, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले TB के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। टीबी क्या एक बैक्टीरिया से होती है, जी हाँ, मैं इसीलिए नहीं लिखा हूँ, मैं आपको स्पेशल अब बता ही रहा हूँ। टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम होती है टीबी। ये अफेक्ट किसको करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है। और इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब टीकाकरण जो होता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो टीकाकरण होता है, इसमें 12 डिजीज के लिए टीके लगते हैं, 12 डिजीज के लिए टीके लगते हैं। तो उसमें एक टीबी भी है, टीबी के लिए भी टीका लगता है, ये इसके अंदर आता है, टीबी UIP के अंदर आता है। एक हमारा मिशन इंद्रधनुष और है, इसमें मिशन इंद्रधनुष। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वैक्सीन होती है, इसमें 8 वैक्सीन होती हैं प्रेजेंटली, इसमें 8 वैक्सीन के लिए टीके लगते हैं। तो ये टीबी के अंदर आता है, इसमें टीबी भी होता है 8 वैक्सीन में एक। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो UIP, एक मिशन इंद्रधनुष, ये रिलेटेड किससे, टीबी से। एक हमारा विजन भी था कि हमें टीबी, इंडिया का जो विजन है कब तक खत्म करना है, इंडिया का जो विजन है एंड टीबी बाय 2025। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ही क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया का विजन कब तक का, टीबी एंड करने का, 2025 तक का विजन है हमारा जो एंड करने का। और इसमें तो बस इतना ही जानना जरूरी है। और फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको अब एड्स के बारे में। तो ये किससे होता है, वायरल डिजीज है,
HIV होता है, HIV ये वायरस से रिलेटेड होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसमें एक रेट्रोवायरल थेरेपी होती है जो सही करती है, रेट्रोवायरल थेरेपी। ये सब मेरे को, आप अगर इतना रोज न्यूज़ में होता है, अगर आप रोज ये मेरे साथ न्यूज़ फॉलो करेंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं याद करा दूंगा आपको सबका। और एक होता है मलेरिया। मलेरिया के बारे में बताता हूँ। मलेरिया क्या होता है, एक पैरासिटिक डिजीज होता है। तीनों अलग हैं, देखिए, एक बैक्टीरियल है, एक वायरस है, एक पैरासिटिक है। कौन सा पैरासाइट है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अच्छा, इसमें एक मॉस्किटो होता है। मलेरिया एक मॉस्किटो से होता है क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। फिर देखिए कुछ नया ही निकल जाता है वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो आप किस मॉस्किटो से होता है? आप मुझे मॉस्किटो का प्लीज नाम बताइएगा। बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, प्लीज आप मुझे इसकी मॉस्किटो का नाम बताइए। मलेरिया का अलग होता है, तो आप इसको मॉस्किटो का नाम बताएंगे। ऐसी एक क्या कहते हैं, हमारे बहुत सारे मॉस्किटो डिफरेंट डिफरेंट वायरस के लिए होते हैं। तो जो मलेरिया, उसके लिए मॉस्किटो एक स्पेशल मॉस्किटो, उसका आप मेरे को नाम बताएंगे नीचे। कभी कभी मॉस्किटो का ही नाम पूछ लेता है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर। सो एक इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र हुआ था, सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, आप मुझे आज बताएंगे, तो मैं आपको इसका आंसर कल देता हूँ जो भी इससे रिलेटेड होगा। तो मेरे को अच्छा लगता है आप लोग नीचे आंसर देते हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है कि नहीं बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे कंटिन्यू भी करता है फिर मेरा मन कि नई नई सीरीज़ को ना बंद करें और अच्छा कंटेंट दिया जाए आपको। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जितने लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक करेंगे तो काम हो जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत है आप भरपूर कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, भरपूर। मेरे को अच्छा लगता है, भले आप गलत लिखें या सही लिखें या मेरी कोई गलती बताएं। मैं मानता हूँ मेरी बहुत गलती है, मैं हो सकता है मैं 100% परफेक्ट ना हूँ, पर आई एम ट्राइंग टू बी। सो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट यूज़ करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, बाय बाय।